हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे कंटिन्यूअस चार्ज के बारे में। कंटिन्यूअस चार्ज क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूंगा। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर उन वीडियोस को भी देखना है तो ऊपर जाकर सर्च करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड बाय मार्वेलस एजुकेशन। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हूँ आज का तुम्हारा प्यारा सा ये वीडियो। जैसा कि मैं बताया था कि तुम्हें क्या बताने वाला हूं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते कितने तरह का है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है और कैसे कैसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें हम लोग किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। कंटिन्यूअस चार्ज, ये एक्चुअल में इसमें डिस्ट्रीब्यूशन टॉप भी लगा देना चाहिए। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहले मैं इसका कर लेता हूँ पार्टीशन, ताकि अच्छे से बोर्ड मैनेज हो सके। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह से होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक्चुअली में दो तरीके का होता है। पहला होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। दोनों को समझते हैं। मान लो मैं एक यहाँ पॉइंट ले लिया, इसके ऊपर चार्ज है Q1, दूसरा एक और चार्ज ले लिया, इसके ऊपर चार्ज दे दिया Q2, तीसरा चार्ज ले लिया, इसके दे दिया Q3, चौथा ले लिया, इसके ऊपर दे दिया Q4 और यहाँ पे दे दिया Q5। अब मैं चाहता हूँ कि सर जी ये बताओ कि Q2 और Q5 के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मुझे R दिख रहा है। मुझे अगर या इन दोनों के बीच में बताइए कि Q5 और Q4 के बीच में, ये भी मुझे R दिख रहा है। वहाँ से मैं अभी बोर्ड में से अभी तुम्हारे कैमरे में पूछूं कि ये बताओ कि तुम्हें दिख रहा है क्या। ऑफ कोर्स बोर्ड पे दिख रहा है मुझे, ये R डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, क्लियरली विजिबल है। मैं क्या किया, यहाँ पर इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैं थोड़ा कम कर दिया। Q1 यहाँ कर दिया, Q2 यहाँ कर दिया, Q3 यहाँ कर दिया, Q4 यहाँ पे कर दिया, Q5 को यहाँ कर दिया। अब देखो तो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है काफ़ी कम हो चुका है, बल्कि हल्का हल्का विजिबल होगा। मतलब थोड़ा सा अगर स्क्रीन हो सकता है किसी किसी का जूम भी करना पड़ जाए। तो ये जो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मैंने कम कर दिया। अब ऐसा तीसरा सिचुएशन मैं बनाता हूँ जिसमें चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम कर दूंगा। एक यहाँ चार्ज, दूसरा यहाँ चार्ज, तीसरा यहाँ चार्ज, यहाँ चौथा, यहाँ पाँचवा, यहाँ छठा, यहाँ पे सातवां, यहाँ पे आठवां, यहाँ नौवां, यहाँ 10वां, यहाँ 11वां, यहाँ 12वां, यहाँ 13वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इतने सारे चार्जेस को मैं इतना पास बना दिया। अब देखो तो इतनी दूर में तो हो सकता है दो भी चार्ज पहले नहीं था। तो इसमें Q चार्जेस बहुत सारा इसमें फैला हुआ है। लेकिन इस यहाँ पर अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस मैं पूछूंगा तो तुम कहोगे सर जी लगभग 10 to 0 है, क्योंकि मैं इसको देखने के लिए, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस देखने के लिए मुझे जूम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, हो सके तो माइक्रोस्कोप ना कहीं लगाना पड़ जाए। तो दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस इतना कम है कि मैं इसको चाहूँ तो लार्ज स्केल पे जब मैं कैलकुलेशन करूँगा चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को, तो उसको नेगलेक्ट करके R टेंड्स टू 0 भी कह सकता हूँ। तो जब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लगभग 0 के बराबर हो, कब, जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े लेवल पर काम कर रहे हों, वैसे केस में हम लोग ऐसे चार्ज को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस है। ये कैसा है, ये है डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये नॉर्मल है, बीच का है ऐसा। तो ये इस केस में कैसा दिखेगा, R जो होगा कंसिडरेबल होगा और यहाँ पे R टेंड टू 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि चार्ज जो होता है एक्चुअली में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने से काम नहीं चलेगा। अब कंटिन्यूअस चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम लोग को दो तो पढ़ लिए हैं। पहला था हमारा डिस्क्रीट, दूसरा है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक्चुअल में पढ़ना है। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये किस किस तरह का हो सकता है। तो देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम लोग को एक छोटा सा टर्म समझना बहुत जरूरी है, जो कि है चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी जो होता है, जैसे मान लो मुझे कंटिन्यूअस चार्ज ही जानना है। क्या जानना है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है तो ये एक्चुअल में होता है तीन तरह का, सॉरी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कब बोलेंगे, ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्ज का डेंसिटी ऑफ चार्ज, जो अभी मैं देखो थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा, डेंसिटी ऑफ चार्ज जो हो वो कांस्टेंट हो जाए।
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब बोलेंगे? जब डेंसिटी ऑफ चार्ज कांस्टेंट नहीं हो, फिक्स नहीं हो, हर जगह वैरी करता चले, ऐसे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर से जो है ब्रेक कर जाता है, कितने टाइप में? 3 टाइप में। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जिसको बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहीं पर जो चार्ज, ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरह का, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छे से बहुत सारी चीज़ें अभी बताता हूँ। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा कितने तरह में डिवाइड होगा? 3 टाइप में। कौन कौन सा? पहला होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो। दूसरा कौन सा होगा? एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी। तीसरा कौन सा होगा? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ये इसे मैं बाहर कर देता हूँ। लीनियर को जब भी देखोगे ना, तो लीनियर को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेमडा का। एरियल को देखोगे तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिग्मा का। और जब भी तुम वॉल्यूमेट्रिक को देखोगे तो इसको डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं रो का। ये कौन है? ये है लेमडा। ये कौन है? सिग्मा। और ये कौन है? ये है रो। ठीक है, अब हम लोग तीनों को देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर तुमसे पूछा है कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो मान लो एक बड़ा सा रॉड में ले लिया ऐसा। ये रॉड जो है इसके ऊपर चार्ज रखा गया है क्यू चार्ज। इसका मुझे चार्ज डेंसिटी मुझे निकालना है कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके ऊपर चार्ज जो है एल लेंथ है, मान लो इसका दिया हुआ, तो लेमडा बराबर डायरेक्ट ये कहता है कि चार्ज डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ। ये चार्ज डिवाइडेड पर यूनिट लेंथ ही क्या कहा जाता है? चार्ज डेंसिटी। अब ये जो लेमडा तुम्हें दिख रहा है ना, यही है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लेमडा से डिनोट किया हो। और इस पूरे लेंथ पे कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका डेंसिटी ये बताता है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ जिसका कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू है, क्योंकि देखो ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं बता रहा हूँ। सेकंड नंबर कौन सा होता है? अगर मान लो एक छोटा सा एक डिस्क लेके चलता हूँ इस तरीके से, इस डिस्क का कुछ ना कुछ अपना एक रेडियस है, कुछ ना कुछ रेडियस है, तो इसके ऊपर अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने चलूँगा, मान लो उसके ऊपर चार्ज क्यू रख दिए कि क्यू यूनिफॉर्मली हर जगह सेम टू सेम फैले जाओ। यहाँ क्यू तो यहाँ क्यू, तो यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, हर जगह यूनिफॉर्म रहो, हर जगह सेम टू सेम चार्ज का अमाउंट ही रहना, अलग अलग वैरी मत करना कि यहाँ पे 5 कूलम, यहाँ पे 10 कूलम, यहाँ पे 12 कूलम, ऐसा नहीं। हर जगह यहाँ 2 कूलम तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कहीं पे भी मैं पता करूँ तो 2 ही कूलम मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि चार्ज डेंसिटी कैसे निकालूंगा मैं। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालूंगा? तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू इसका चार्ज इसके ऊपर कितना टोटल रखा हुआ है डिवाइडेड बाय इसका पूरा का एरिया। अच्छा, इसमें ये बताओ चार्ज तो इसके ऊपर क्यू है, लेकिन एरिया इसका कैसे निकाल सकते हो? पाई आर स्क्वायर से। यही बन गया एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तीसरा कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक वाले में क्या होगा? इसको डिनोट करते हैं रो से। मान लो कि मैं एक तीसरा एक स्फीयर लेके चलता हूँ। ये देखो फिगर भी अच्छा नहीं बन रहा, फिगर अच्छा बना के रहूँगा। इस जगह पे और इस जगह पे मैं पॉइंट देता हूँ एक छोटा सा, देखो डायग्राम गड़बड़ हो रहा है। इस तरीके से ऐसा दिया हुआ है, इस तरीके से ऐसा दिया हुआ है। मान लो कि ये डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ से रेडियस जो दिया हुआ है वो कैपिटल आर के बराबर दिया हुआ है। मुझे इसमें इस पूरे स्फीयर के ऊपर क्यू चार्ज रखा गया है। मुझे अगर यहाँ जानना हो रो का वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा? रो मतलब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्यू इजिकल्स टू क्या करेंगे? क्यू इजिकल्स टू रो इजिकल्स टू क्यू, रो इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। यही हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात जो होता है, अच्छा इसमें यूनिट तुमसे अगर पूछ देगा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा यूनिट तुम्हें इसका पूछेगा, किसका? लेमडा का। तो कैसे बताओगे? ऊपर है चार्ज, नीचे है लेंथ, तो हो जाएगा कूलम, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। तुम्हें इसका यूनिट सिग्मा का पूछेगा यूनिट, तो सिग्मा का यूनिट कैसे बताओगे? कूलम पर मीटर स्क्वायर। रो का अगर तुमसे यूनिट पूछेगा तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा।
इसमें नीचे एरिया था तो मीटर स्क्वायर हो गया, इसमें वॉल्यूम था तो मीटर क्यूब हो गया। ये तीनों का यूनिट हो गया। मेन जो बात तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखना है वो है क्यू का वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर मान लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तुम उसमें टोटल चार्ज कैसे निकालोगे। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, अगर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकला दिया हुआ है तो उसमें टोटल तुम चार्ज कैसे निकालोगे। अगर वॉल्यूमेट्रिक दिया हुआ है तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे। मेन याद करने वाला बात मेरे दोस्त यही है। तो कैसे याद करेंगे हम लोग, मान लो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, टोटल चार्ज अगर निकालना है तो कैसे याद करोगे, निकालोगे लेमडा इंटू एल के बराबर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगर मान लो इसमें पूछ रहा हो टोटल चार्ज निकालने के लिए तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए। अब ए अलग अलग जगह पे जो दिया हुआ हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिया था डिस्क की जगह पे हो सकता है तुम्हें स्क्वायर दे दे, रेक्टेंगल दे दे, कुछ ट्रायंगल दे दे, कुछ भी दे सकता है। बस सिग्मा इंटू ए लगा देना तो टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। इस वाले में जानना है हमको, अगर वॉल्यूमेट्रिक वाले में तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। ये आ जाएगा तीसरे वाले के लिए। इस तरीके से चाहो तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हो। अब हम लोग चल सकते हैं अगले वाले टॉपिक पे। तो फटाफट मैं साइड हो चुका हूँ। इस पूरे टॉपिक को अपने कॉपी में नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है। मैं अब इसे इरेज करने चल रहा हूँ। 3, 2, 1 गो। ये तो हो गया हमारा पहला वाला टॉपिक। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ सेकेंड नंबर टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, हेडिंग क्या देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इसका मेन जो यूज़ होता है ना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस लॉ में होगा, जो आगे मैं इसके अगले वाली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा। तो हमें क्या जानना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जो इसको कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। ये है फाई, इसको फाई पढ़ते हैं ना, ठीक है। मैं पहले कर लूँगा। अच्छा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते करते मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट हो गया हूँ। इसे 2 पार्ट में करेंगी डिवाइड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर सा दिया हुआ है, एक शेप, स्क्वायर सा शेप दिया हुआ है। एनसीईआरटी के बुक में देखोगे ना तो उसमें पानी वानी से कंपेयर किया हुआ है। मैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ, बोल के बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ उसमें। मान लो एक प्लेन ऐसा ले लिया मैं, इस प्लेन से इलेक्ट्रिक करंट, इसके प्लेन से ये मान लो कुछ ना कुछ इसका पार्टिकुलर एरिया है, ये स्क्वायर शेप में है और इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा तो ऐसा कुछ निकल कर चला जाएगा, ऐसा निकल कर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये निकल कर चला यहाँ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अभी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना पास हो रहा है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एक फ्लक्स होगा। फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो फ्लक्स जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया होता है। और जनरली इसको ऐसे नहीं बल्कि फाई इज इक्वल्स टू जब डिराइव करके लेकर आते हैं तो ई डॉट ए के बराबर आता है। अभी मान लो कि मैं ई इंटू ए के बराबर लिखता हूँ क्योंकि इसमें अभी जो भी सरफेस लेके चला हूँ मैं परपेंडिकुलर हूँ, तो परपेंडिकुलर सरफेस से ही हमेशा निकालना होता है। इसको मैं अगर डिफाइन करूँगा तो कैसे डिफाइन होगा, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। ऐसे देखो डिफाइन मैं यहाँ करता हूँ। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through an area is called as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉरी, पर यूनिट एरिया नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये हो गया। अच्छा ये बताओ, इसका अगर यूनिट तुमसे पूछेगा तो यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हो, थोड़ी देर में यूनिट डिफाइन करते हैं। तो अब ये तो है परपेंडिकुलर सरफेस जब दिया हुआ हो तब। अच्छा मान लो कि यहाँ पे इस तरीके का सरफेस दे दे, सरफेस को थोड़ा टिल्ट कर दे। ये जो सरफेस ऐसे था अब इसको ऐसे कर दे, झुका दे थोड़ी था, तो झुका देने के बाद फिर थोड़ा सा टिल्ट करने पे ऐसा कुछ ये स्क्वायर बन जाएगा झुका हुआ। लेकिन अभी फील्ड लाइन क्या है, ऐसे ही पास हुआ जा रहा है, ऐसे ही पास हो रहा है फील्ड लाइन सारे के सारे, और इधर से ये निकल कर जा रहा है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे केस में हम तुम चाहो तो कैसे निकाल सकते हो इसका एरिया। मान लो यहाँ पे एरिया वेक्टर, सॉरी
फ्लक्स कैसे निकाल सकते हो, मान लो यहाँ से मैं इसका एरिया वेक्टर निकाल के लेकर आता हूँ, तो एरिया वेक्टर कैसे निकल के आएगा, इससे बाहर की तरफ। देखो ऐसा सरफेस जो होता है ना, किसी भी सरफेस का अगर एरिया वेक्टर देखोगे तो ऊपर की तरफ ऐसे एरिया वेक्टर जाता है, ऐसा कुछ एरिया वेक्टर जाता है। एक एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरा कोई चाहेगा तो इसके नीचे साइड भी सरफेस का इसका एरिया वेक्टर लिख सकता है। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो एरिया वेक्टर, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा कुछ एरिया वेक्टर निकल के आ गया। ये सरफेस हल्का टिल्ट हो गया है, टिल्ट होने की वजह से इसका एरिया वेक्टर ऐसा कुछ आ जाएगा। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा दे दिया है, तो थीटा दिया है तो इसका दो मैं कंपोनेंट निकालूंगा। पहला इसके परपेंडिकुलर तो हो जाएगा ए कॉस में थीटा, और दूसरा इसके पैरेलल, तो ये कैसे आएगा ई साइन में थीटा। और जब हम लोग फ्लक्स निकालने चलते हैं तो फ्लक्स निकालते वक्त ये जो मल्टीप्लाई करते हैं वो किस वाले एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उस एरिया वेक्टर के साथ जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो मैं यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा के साथ। अच्छा, कॉस थीटा को मैं चाहूँ तो यहाँ पर लाकर डॉट के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ए फाई इक्वल्स टू हो जाता है ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, और यहीं बन जाता है हमारा यूनिट, यहीं बन जाता है हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला। अच्छा, फ्लक्स के बारे में अब तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या कुछ होना चाहिए, तो ऐसा यूनिट क्या कुछ कैसे निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ओवरऑल कर सकते हैं, ऊपर वालों सबको एक साथ लेकर आ जाओ तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बन के आ गया फ्लक्स का यूनिट। कहीं कहीं तुम्हें वोल्ट मीटर भी दिखेगा, तो वोल्ट मीटर कहाँ से आया इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बताएंगे, जब वोल्टेज के बारे में बातें होगा तुमसे। तो अभी ये समझ में आ गया कि ये ऐसा यूनिट इसका ऐसा निकाल सकते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या क्वांटिटी, तो टाइप इसका कैसा क्वांटिटी है, तो मुझे दिख रहा है कि सर जी एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट किए, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये रिजल्ट फ्लक्स को लेके आए। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होकर रिजल्ट आता है तो वो तो स्केलर क्वांटिटी ही होता है। तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अभी तक मुझे लगता है फर्स्ट यही एक यूनिट मिला है जो स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अच्छा, मान लो मैं तुमसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ये चार फिगर दिया हुआ है तुम्हारे पास, फाई इज मैक्सिमम इन, फर्स्ट वाला फिगर दे दिया हूं मैं, ऐसा कुछ दे दिया, इसका एरिया दिया हुआ है ए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं टोटल 3। दूसरा एक दे दिया ये इस तरह का शेप, इसका भी एरिया है ए ही, इससे जो पास हो रहा है फील्ड लाइन वो भी 3 ही पास हो रहा है। तीसरा जो मैं दे दिया ऐसा ट्रायंगल दे दिया, और इससे भी फील्ड, इसका भी एरिया दिया हुआ है ए ही, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो भी 3 ही पास हो रहा है। अब तुमसे ये पूछेगा कि मान लो इस वाले का नाम मैं दे रहा हूँ 1 नंबर फिगर, इससे बोल रहा हूँ 2 नंबर फिगर, इससे बोल रहा हूँ 3 नंबर फिगर। अब ये बताओ फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम किस में है, तो इसमें जितना फील्ड लाइन इससे पास हो रहा है उतना ही फील्ड लाइन इससे, उतना ही फील्ड लाइन इससे, तो तीनों से सेम फील्ड लाइन पास हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि फ्लक्स जो है ए के अंदर है वहीं फ्लक्स बी के अंदर भी है, वहीं फ्लक्स सी के अंदर भी मुझे मिलेगा। सॉरी, जो फ्लक्स 1 के अंदर है वहीं फ्लक्स 2 के अंदर, वहीं फ्लक्स 3 के अंदर भी मिलेगा। ओवरऑल तीनों के अंदर फ्लक्स का वैल्यू सेम है, चेंज नहीं होगा। ये हो गया फ्लक्स की बातें। अच्छा, कभी कभी ये भी हो सकता है कि मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ करना है, एक स्फीयर है, ऐसा डिस्क है, मान लो मेरे पास एक डिस्क दे दिया, इसके थ्रू मैं एक बोलेगा कि ये बताओ कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस वन। तो फ्लक्स, अब इससे कोई जानना चाहता है, इसके चारों तरफ दिया हुआ है 10 न्यूटन कूलम का, न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसके थ्रू भी दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम, दोनों का एरिया भी यही दिया हुआ है। और इससे जो फील्ड लाइन बनाने के लिए बोला गया 2 बच्चों को, तो फील्ड लाइन तो हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं कितना भी चाहें। तो ये फील्ड लाइन जो है एक बच्चे का चॉइस होता है, कोई अगर मान लो 4 ड्रॉ करता है, कोई बच्चा यहाँ पे 5 ड्रॉ कर देता है, 5, 6, 7 ऐसा कुछ ड्रॉ कर देता है। तो अब क्या कर सकते हैं कि दोनों में से फ्लक्स का वैल्यू किस में ज़्यादा होगा, तब भी दोनों में फ्लक्स का वैल्यू जो होगा फ्लक्स इन 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्लक्स इन 2। क्यों, क्योंकि ये बच्चे का एक चॉइस था कि उसने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो ज़्यादा ड्रॉ किए हैं। एक्चुअल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होते वो एक्चुअली मुझे एरिया अलग अलग लेके चलना चाहिए था। ये मुझे एरिया ए इसके अंदर है, इसके अंदर ए डैश है, ऐसा कुछ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि दोनों में बच्चा जो है रिलेटिवली इसमें फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं,
मान लो इसका एरिया, अगर मैं एरिया भी अभी डिफाइन ही कर देता हूँ। मान लो एरिया यहाँ इसमें दिया हुआ है 4, यहाँ पे 40 दिया हुआ है, 40 मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दिया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर। और वो चाहता है कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर दोनों में सेम है तो मैं क्या करूँगा कि 1 मीटर स्क्वायर में मैं एक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँगा। ऐसा एक अपने हिसाब से डिफाइन करना होता है। तो अपने हिसाब से इसने डिसाइड किया कि इसमें मैं ये 40 मीटर स्क्वायर होने की वजह से इसे मतलब 10 मीटर स्क्वायर में ये एक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा है। तो ये 40 मीटर स्क्वायर इसे एरिया मिला तो कितने फील्ड लाइन ड्रॉ करेगा? 4 फील्ड लाइन ड्रॉ करेगा। सेकंड वाले में इसे मिला कि ये इसे एरिया मिला 60 मीटर स्क्वायर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 ही है। तो इसने ये डिसाइड किया कि 60 मीटर स्क्वायर होने की वजह से मैं 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। तो ओवरऑल रिलेटिव इलेक्ट्रिक इसमें फील्ड लाइन जो है दोनों में मुझे सेम मिल रहा है। 1 मीटर स्क्वायर में इसमें भी एक ही है, इसमें भी 10 मीटर, इसमें 10 मीटर स्क्वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें भी 10 मीटर स्क्वायर में एक ही फील्ड लाइन है। तो दोनों में रिलेटिव फील्ड लाइन का संख्या सेम होने की वजह से दोनों में फ्लक्स का वैल्यू भी सेम ही आएगा। ये बात जो है एक्चुअल में एनसीईआरटी ने थोड़ा ज़्यादा डीप में लिखा है, फिर भी मैं चाहा कि मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो थ्योरेटिकल बातें ही एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ। अब आपको क्या करना है, फटाफट अपने कॉपी में नोट्स के रूप में इसे स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर पॉज करके वीडियो नोट कर लेना है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रन देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में गॉस लॉ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।